तो देखिए सवाल में आज हम क्लास 10th का इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र चैप्टर दूसरा राज्य एवं राष्ट्रीय आय पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? राज्य एवं राष्ट्रीय आय। आय माने क्या होता है? आमदनी। आय माने आमदनी। तो यहां पर पढ़ेंगे कौन कौन आय? राज्य, दूसरा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्रीय आय। इसके बारे में जानकारी लेंगे हम लोग कि राज्य की आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है। आय का इंग्लिश में आय को क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? जितना सारे लोग जो भी बिजनेस जो भी वर्क करते हैं सब आय, आमदनी या इनकम के लिए करते हैं। यहां दिया है कि हम सभी देखते हैं कि समाज का हर व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा जो अर्जित करता है वह अर्जित संपत्ति उसकी आय मानी जाती है। जितना सारे लोग हैं जो भी वर्क करते हैं, काम करते हैं और जो संपत्ति अर्जते हैं वही उसका आय, आमदनी कहलाता है। जैसे हम भी आप लोग को पढ़ाते हैं तो इससे जो भी पैसा हमको मिलता है वो हमारी आमदनी है, आय है। व्यक्ति को प्राप्त होने वाला आय मौद्रिक रुपया पैसा के रूप में अथवा वस्तुओं के रूप में भी हो सकता है। जो आमदनी लोग को मिलता है वो रुपया पैसा के रूप में या वस्तु के रूप में भी मिलता है। जैसे पहले जमाना में जब हम लोग कोई बर्फ बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला, पहले आइसक्रीम नहीं कहते थे, पहले बर्फे कहते थे। आजकल लड़का निका धिया पुता 5G सब पैदा हुआ है तो आइसक्रीम बर्फ को कहने लगा आइसक्रीम, और बाप को कहने लगा डैडी, है ना। अमतार को कहने लगा मम्मी। मम्मी मान होता है मृतकों का टीला, समझ गया। तो इस प्रकार से जो है समय बदला। तो पहले जमाने में चावल वगैरह, धान वगैरह दे करके और बर्फ खरीदा जाता था। अभी हम लोग क्या दे के खरीदते हैं? तो रुपया दे के खरीदते हैं। क्या दे के खरीदते हैं? रुपया दे के खरीदते हैं। ज्यादातर रुपये का यूज करते हैं। पहले जब अभी और भी अभी भी कुछ वस्तु लेते हैं, जैसे बाल दे के लेते हैं। बाल रहता है ना, घर में देखते हैं दीदी मम्मी किसी का बाल है, सन पापड़ी वाला आया, टिमटिमाया घंटी, दौड़ के गया डिब्बा वब्बा नहीं कुछ मिला तो लास्ट में बाथरूम का बाल्टी प्लास्टिक वाला बेच के वो जो है सन पापड़ी खा लेता है। बाद में कोई गया टॉयलेट तो देखा कि बाल्टी में गोल है, समझ गया। तो इस प्रकार से जो है हम लोग वस्तु देकर या मुद्रा देकर आमदनी आय को बढ़ाते हैं। अर्जित संपत्ति की मौद्रिक अभिव्यक्ति आय में होती है। अब देखो इसकी परिभाषा क्या होता है, वही का। अब देखो क्या कहा, अर्जित संपत्ति की मौद्रिक अभिव्यक्ति आय में होती है। लोगों के द्वारा अपने परिश्रम के फलस्वरूप जो धन अथवा संपत्ति प्राप्त होती है उसे हम आय के रूप में व्यक्त करते हैं। लोगों के द्वारा ये जो हम परिश्रम कर रहे हैं, खड़ा होकर कुत्ता की तरह भूख रहे हैं या जानवर की तरह चिचिया रहे हैं, है ना, चिल्ला रहे हैं, पूरा जो भी परिश्रम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं परिश्रम। ये सभी किसके लिए कर रहे हैं? आमदनी के लिए कर रहे हैं। लोग का सिर्फ लगता है हम पढ़ाते हैं, लेकिन हमको कितना परिश्रम करना पड़ता है, खड़ा रहना, बोलना। तो ये सभी परिश्रम जो होता है ये क्यों करते हैं? आमदनी के लिए कर रहे हैं। तो उस क्या मतलब जो परिश्रम के फल स्वरूप जो धन अथवा संपत्ति प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिख लो, आय का। आय का परिभाषा लिख लो। तो आय को इंग्लिश में इनकम कहते हैं। किसे कहते हैं? आय या इनकम किसे कहते हैं? आप लोग का छुट्टी हो गया, जाइए। आय या इनकम किसे कहते हैं? लिखो तो। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का आंसर में लिखना, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का, हल्ला मत करो, देख रहे हैं ना, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का, अरे हल्ला मत करो, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक
अथवा मानसिक, शारीरिक अथवा मानसिक, शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, कार्य करता है, और उस कार्य के बदले, और उस कार्य के बदले, और उस कार्य के बदले, उस कार्य के बदले में जो, उस कार्य के बदले में जो परिश्रमिक मिलता है, परिश्रमिक ऐसे लिखना है, परिश्रमिक, परिश्रमिक मिलता है, मिलता है, उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं, उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं, उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। चलो तो बताओ तो आय किसे कहते हैं? देखो तो परिश्रम करने की दो तरीका है। यहां पर पढ़े कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक, शारीरिक परिश्रम भी हो सकती है और मानसिक परिश्रम भी हो सकती है। शारीरिक अथवा मानसिक परिश्रम करते हैं, उसके बदला में जो उसको पारिश्रमिक मिलता है या धन जन जो भी मिलता है वही उसका आय कहलाता है, आमदनी कहलाता है। समझ गया? तो मतलब एक बात तो समझ में आया, आय यानी आमदनी तभी बढ़ेगा जब कुछ करोगे तब बढ़ेगा, बैठे बैठे नहीं बढ़ने वाला है। एक बात तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर दो चीज दिया है, शारीरिक अथवा मानसिक। एक होता है ना, इंग्लिश में कहते हैं हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। हम जो ये वर्क कर रहे हैं ये कहलाता है स्मार्ट वर्क, है ना, जो दिमाग से करते हैं, बैठ के करते हैं। एक होता है हार्ड वर्क, जो किसान लोग, जो मजदूर लोग करते हैं उसको कहते हैं हार्ड वर्क। तो वर्क दो प्रकार के होते हैं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो दोनों ही प्रकार के जो वर्क होते हैं, दोनों में आय की जो प्राप्ति मिलता है कार्य के बदले, वर्क के बदले, उसे ही हम क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं या आय कहते हैं। समझ में आ गया? अब यहां पर दिखाते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए हम नागरिकों की व्यक्तिगत अथवा सामाजिक आय ही संपन्नता अथवा विपन्नता का प्रतीक है। आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। आमदनी के हिसाब से समझ जाता है किसका परिवार कितना आगे है, कौन सा राष्ट्र कितना आगे है। जैसे कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति भरपेट खाना खा लेता है, मस्ती में एकदम पान खा के ढेकरता रहता है, तो कहता है वहां ठीक ठाक आदमी है, पैसा वाला है। समझ गया? जबकि अमेरिका में हर एक जिस व्यक्ति के पास कार है, कार वो अच्छा आदमी माना जाता है, वो पैसा वाला माना जाता है। मोटरसाइकिल वाला नहीं, भरपेट खा लिया उन्हें। जेकरा यहाँ कार होगा, फोर व्हीलर होगा, फोर व्हीलर माने गाड़ी होता है ना, तो वही व्यक्ति क्या कहलाएगा? अच्छा आमदनी वाला कहलाएगा। इसलिए जो क्या कहा गया है कि आय क्या होता है? मापदंड। आमदनी से पता चलता है कौन आदमी कितना आगे है ना। आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश या आर्थिक, अब तब ना हम कहते हैं कि अमेरिका बहुत देश शक्तिशाली, बहुत धनिक देश है, अपना लोग विकासशील देश है। आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। देश अथवा राज्य को आय के आधार पर ही उसे विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जाता है। विकसित देश किसको कहता है? विकासशील किसको कहता है? जरा समझो। देखो मेरा है, यदि कोई व्यक्ति है, ये आदमी है, ये कमा लिया भरपूर, रिटायर हो गया, बहुते पैसा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया विकसित व्यक्ति हो गया। क्या हो गया? और जो व्यक्ति अभी तैयारियां कर रहा है, पढ़ाई की, नौकरी की तैयारियां कर रहा है, जॉब होने वाला है, और नहीं तो जॉब हो चुका है, थोड़ा थोड़ा कमाइए रहा है, तो ये विकासशील में आएगा। क्या चीज में आएगा? विकसित विकास। जैसे अमेरिका विकसित देश है और भारत एक विकासशील देश है, ये विकास कर ही रहे हैं, वहां तक अभी नहीं पहुंच पाया है। इस प्रकार से होता है। तो आमदनी के आधार पर पता चलता है कौन विकासशील है, कौन विकसित है। विकसित देश ज्यादा खर्चा करेगा, कहीं भी जाएगा घुमा के खर्चा करेगा। विकासशील देश बचा बचा खर्चा करेगा। देश के अथवा राज्य आय के आधार पर ही उसे विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जाता है। भारत के राज्यों में गोवा, दिल्ली और हरियाणा आय के आधार पर ही समृद्ध माना जाता है।
देखो भारत में कौन कौन राज्य समृद्ध माना जाता है, धनिक माना जाता है, अच्छा माना जाता है? गोवा, दिल्ली और हरियाणा। गोवा में तो ज्यादातर पर्यटन से मिल जाता है, लोग घूमने के लिए तो वहां से मिल, विदेशी लोग बहुत ज्यादा वहां आता है। और दिल्ली तो केंद्र है तो वहां तो हद है। और हरियाणा में फसल वगैरह कृषि अच्छा होता है, तो वहां पर ये सब आय के मामले में ठीक है, तो समृद्ध राज्य कहा जाता है। ये तीनों क्या है, समृद्ध राज्य है। वहीं दूसरी ओर आय के आधार पर जहां बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश विकास के नीचे श्रेणी राज्य माना जाता है, ये सब बहुत नीचे की श्रेणी है। इसकी इनकम, यहाँ के लोगों की इनकम बहुत कम है ना। यहाँ पर लोग पहले पेट भरने के लिए जीता है, तो कहता है कैसे भी पहले पेट भरना, 2 रुपया कैसे कमाएगा, पहले भर पेट कैसे खाया जाए वो जुगाड़ करो, बाद में कहीं 2 कट्ठा जमीन लेंगे, है ना, और बाद जमीन कार वगैरह कुछ लेंगे। इसी प्रकार विश्व के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, अब देश की राज्य की बात बता दी, अपना राज्य में कौन देश अमीर है, सॉरी कौन राज्य अमीर है, कौन राज्य गरीब है। अभी हम देश की बात कर रहे हैं। अमेरिका विकसित देश, जापान विकसित देश, समझ गया, जैसे देश समृद्ध माना जाता है। भारत को विकास के नीचे पाए पर आय के आधार पर ही रखा जाता है। यह एक अलग बात है कि विगत वर्षों में विकास के दर के कारण भारत तेजी से समृद्ध देशों की श्रेणी की ओर बढ़ता जा रहा है। अभी विकास भारत जो है तेजी से समृद्ध की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में, श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में, देखो भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में, श्रमिक का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में, मजदूरी मिलता है ना, हम जैसे मजदूरी कर रहे तुम लोग के, पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में, पैसा कहीं पर लगा दे तो ब्याज के रूप में मिलता है कि नहीं मिलता है, ब्याज के रूप में। व्यवस्थापक का पारिश्रमिक वेतन के रूप में, जो व्यवस्था करता है ना, वेतन के रूप में, उसको सैलरी मिलता है, वेतन जिसको कहते हैं। एवं उद्यमी का पारिश्रमिक लाभ या हानि के रूप में। उद्यमी माने जो फैक्ट्री खोल रखा है, हेलो ध्यान दीजिए, जो फैक्ट्री खोल रखा है ना उद्यमी, उसको लाभ या, जैसे हम कौन फैक्ट्री चलाए, कभी घाटा हो सकता है कभी लाभ हो सकता है, तो लाभ हानि के रूप में उसको वह उसके आय को प्रकट करता है ना। अधिक हानि हो गया तो आय कम हो गया, वह आमदनी में आएगा, ज्यादा आमदनी हो गया तो आय अधिक हो गया, तो इसके आधार पर मिलता है। तो ये था आय की कहानी कैसे कैसे प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे बिहार की आय। तो समझ में आया, बताइए भारत देश में समृद्ध राज्य कौन है आय के हिसाब से? गोवा, दिल्ली, हरियाणा। और आय के हिसाब से सबसे गरीब राज्य कौन है? उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश। कंप्लीट। अब बिहार के बारे में जानकारी लेंगे। बिहार के की आय, इनकम ऑफ बिहार। बिहार अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा राज्य है, जिसे बीमारू के राज्य नाम से जाना जाता है, जहां गरीबी का व्यापक प्रवृत्ति निरंतर मौजूद रही है। देश में निर्धनता अनुपात के आंकड़े योजना आयोग ने मार्च 2009 में जारी किए हैं, है ना। बिहार के जो है देश में निर्धनता अनुपात, निर्धनता माने गरीब होता है, निर्धन माने धन नहीं रहता है। आंकड़े योजना आयोग कौन देता है? ये मतलब कि ये जो दिखाता है, कौन दिखाता है? योजना आयोग। आंकड़ा, ये आंकड़ा कौन जारी करता है? जैसे देश की जनसंख्या दिखाता है ना उसका आंकड़ा, तो उसका दूसरा विभाग होगा, सबका अलग अलग विभाग होता है। उसी प्रकार से पैसा का आंकड़ा कौन दिखाएगा? वित्त विभाग दिखाएगा कि फलना पैसा फलना चीज में खर्चा हुआ। वित्त मंत्री, अभी भारत का वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन, ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमन। तो आंकड़े योजना ने, तो आंकड़ा जो ये आंकड़ा दिखता है, ये योजना आयोग में इनकम वाला आंकड़ा कौन दिखता है? योजना आयोग। कौन देखता है? योजना आयोग। योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। मुख्य आदमी कौन होता है? प्रधान। जितना भी योजना देखते हैं बनता है, फलना योजना, चिलना योजना, है ना, शहरी विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, नल जल योजना, कौन लागू करता है? प्रधानमंत्री। इसका मेन होता है प्रधानमंत्री। इसमें 15 गो टोटल सदस्य होते हुए से, समझ गया। राष्ट्रपति खाली राष्ट्र में बुढ़वा है, घर में की हो रे बूढ़ बड़े बात तो पूछे है, पहले जीत लगा लो सब अपना बैठ के, आ तब कल बाबू ये काम करे छिए, आ नहीं कहो चाहे हो कहो, करे करते। वह है राष्ट्रपति का हाल। राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है, लेकिन साला किसी काम का नहीं है, समझ गया। वो जो है सबसे बड़ा पद है। प्रधानमंत्री पूरा योजना बना लेगा, तब राष्ट्रपति फला काम हम कर लेते हैं, और वो नहीं कहे हो के करबे करेगा।
तो वो कहता जो कर ले, साइन मार देता अपना, समझ गया। तो इस प्रकार से जो योजना आयोग क्या चीज का आंकड़ा दिखाता है, आमदनी का, कौन राज्य गरीब हो रहा है, कौन राज्य अमीर हो रहा है। तो बिहार का दिखाया 2009 में जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार बिहार पूरे देश में उड़ीसा राज्य के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। मतलब गरीब में पहला नंबर में आता है उड़ीसा, कौन आता है, हाँ उड़ीसा, और दूसरा आता है बिहार, अपना बिहार, शान से कहेंगे अपना, तब ने कहता है ना बिहार, अपना बिहार। यहाँ की 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। बिहार में लिखो, क्वेश्चन बना लो, बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या आबादी, दूसरा क्वेश्चन बना लो, बिहार में कितनी आबादी, बिहार में कितनी आबादी गरीबी रेखा, गरीबी रेखा, गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। बिहार में कितने आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है, आंसर में दे देना 41.4%, 41.4% आबादी ये गरीबी रेखा के नीचे है। बीपीएल जिसको कहा जाता है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो माने नीचे होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। चलो हो गया, सब लिख लिया। चलिए आगे देखते हैं। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश भर में न्यूनतम है। पूरे देश से सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका है, बिहार का है, बहुत ही कम कमाते हैं यहाँ के लोग। और सही बात है, आजकल 10,000 15,000 कमा के कोई परिवार चला लेगा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं, कम से कम 30 40 50,000 कमाएगा तो अब कुछ होने वाला है, 50,000 कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा लाख में खेलो, है ना, 10-15,000 में कुछ सब कमा लेता हूँ, लेबर क्लास कमाता है, 15-20,000 तक कुछ नहीं होने वाला है। 30 थोड़ा आगे बढ़ा, 40 50 में एक आंकड़ा मिला, उसके बाद लाख वगैरह में खेलेगा तब होगा, जिसके चलते बचत निम्न स्तर पर है। अब यहाँ आमदनी कम है तो बचत होगा रे, अब बचत नहीं होगा तो विकसित हो पाएगा, कुछ कर सकता है, एक्स्ट्रा वर्क, जमीन वमीन कुछ नहीं ले सकता है, ऐसे रह जाएगा खा पी के बराबर। अब वैसे भी यहाँ का लोग करबे करता है कि भर दिन कहीं काम कुछ करेगा, और नेपाल में सुबह में शाम में, है ना, शाम में जाएगा नेपाल, पिएगा अब मस्त रहेगा, तब कहेगा सूरज ढला है यारो, 2 गज नशे के मारो, गम तुम भुला दो सारे संसार का, है ना, वही जाके 2 घट मरेगा, गम भुलाएगा, पूरा भर दिन का जो थकान रहेगा मिटा देगा, और नहीं होगा तो देगा ही देगा, कहेगा ये मांग रहा था 100 कोचिंग फी, सोच रही कहेगा हमारा बुलाती है बाप, जो अपना बाप के बोलना दे तू देगा, है ना, तो वही हाल है, सूरज ढला है यारो, 2 घट नशे का मारो, गम तुम भुला दो सारे संसार का, तो गम भुलाता रहता है, समझ गया। तो पूंजी, तो इस प्रकार से यहाँ पर बचत भी कम होता है, अब बचत कम होगा तो पूंजी बनेगा, बचत करेगा ना पूंजी बनेगा, तब कुछ में लगा देगा, तो पूंजी निर्माण दर भी कम होता है। कम पूंजी निर्माण दर के कारण विनियोग भी कम होता है, जिसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है। ठीक इसके विपरीत भारत विकसित राज्य जैसे गोवा, दिल्ली आदि में जहां प्रति व्यक्ति आय ऊंचा है, बचत एवं विनियोग अधिक है तथा पूंजी निर्माण दर ऊंचा है, जिसके फलस्वरूप हर वर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाती है। सामान्यतः हम यह जानते हैं कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी गरीबी को, अब बाप खुदे गरीब है, भर दिन कहीं कुछ किया और सांझ में पी क्या है, तो बेटा तो देखे रहा है कि बाप पी रहा है, तो धीरे धीरे वो लाट पकड़ेगा और जाके कहीं गोली गोली टैल पुली खेलेगा, और लाट पकड़ते पकड़ते 2 रुपया में खेलेगा, जुआ खेलेगा, 5-10 रुपया जमा करेगा, कभी धान चोरी करेगा, और शुरू कर देगा पहले राजनिवास खैनी, तेकरा बाद धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़, तेकरा बाद दारू, और तब सब चीज से मन भर जाएगा तो कहेगा चलो गांजा पीते केहन लगता है, और तब कहेगा सब ओकरे पी जाएगा, तब दारू गांजा मिलके क्या करेगा, ओकरे पी जाएगा, तब पता चला एगो किडनी फेल, तो 2 कट्ठा जमीन बचल है, तो बेच दे, इलाज करा दे हमरा पोती,
तो बाद में वो जो जमीन बचल वो बेच के किडनी उडनी लगा के तो मन शांत हो गया। ओ माय गॉड आई एम हियर और किधर, समझ गया? ऐसा होता है। अगर धियो पुत्र रहेगा और गरीब हो गए तो छोटे छोटे रहेगा, बाप का किडनी खराब है, बेटा पढ़ेगा, कोचिंग का फी नहीं देगा, पढ़ाई लिखाई कम करेगा, जाके कोनो फैक्ट्री में काम करेगा छोटे से, और छोटे से काम करेगा तो बहुत कितना कमा लेगा, 10-15 हजार, 20,000, 20,000 से तो ऊपर नहीं कमाएगा, बस उतना ही तक रह जाएगा। और जो एजुकेशन के बाद देखो जिस चीज में देर लगता है, देर सही लेकिन अच्छा से होता है। एजुकेशन एक चीज ऐसा है, कोई भी मजदूरी करता है ना तो जबाने तक उसको कोई वर्क में रखेगा। हम कोनो मजदूर को लाएंगे तो देखेंगे हट्टा कट्टा है, मजबूत है, अच्छा से काम करेगा, दनादन काम करेगा। आप देखेंगे बुढ़वा सुरवा है तो लुसुर लुसुर काम करेगा और रेट गिर जाएगा। लेकिन एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जो तुम एक बार पढ़ लो तो बूढ़ा जितना ज्यादा पुराना होगा इतना ओल्ड इज गोल्ड, उतना गोल्ड होते जाएगा तुम। डॉक्टरी मास्टरी एजुकेशन लाइन बता रहे है ना, टीचिंग वगैरह, जितना बूढ़ा होगा उनका पास ज्यादा ये होता है, नॉलेज होता है, और वहां पर ज्यादा लोग जाना पसंद करता है क्योंकि एक्सपीरियंस नॉलेज क्वेश्चन का, जैसे जितना हम पुराना होंगे उतना ज्यादा जानकारी मिलेगा। फलना सेक्टर में फलना जगह से क्वेश्चन आता है, मालूम होगा कि नहीं होगा? तब ना कह देते हम कि फलना क्वेश्चन की पूछ तो उसको जानकारी हो जाता है, पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते एग्जाम देते देते तो ये हो जाता है। लेकिन मजदूर को लोग युवा अवस्था तक ढूंढेगा, बूढ़ हो जाएगा चचा कहीं बीमारी, जितना कमा रहेगा मेहनत से तो ये हड्डी वगैरह खिलाता है, पता है, ये घिसता है, बाद में खुद बीमारी पड़ जाएगा बाद में, और इलाज करते करते आधा रुपया जितना कमा रहेगा वो चौपट कर देगा, नहीं होगा तो लास्ट में कहीं का जमीन बेचेगा। अब पियक्कर रहेगा तो बातें छोड़ दो, है ना। तो इस प्रकार से गरीबी को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। इसकी कथन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगर्न मार्क्स ने गरीबी के कुचक्र के रूप में व्यक्त किया। और इस कथन कौन दिया है? रेगर्न। कौन दिया? रेगर्न अर्थशास्त्री मार्क्स। गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसकी है? क्वेश्चन लिख लो तो, गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसकी है? गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसकी है? क्वेश्चन लिखो। गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसकी है? 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। आंसर लिखो, आंसर में लिखना प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नक्स ने बतलाया। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इसलिए गरीबी है कि उनमें गरीबी है, गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है, अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चे की पैदाइश जन्म अधिक होता है ना। फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीबी हो जाती है। गरीबी का यह कुचक्र अनवरत चलता रहता है, यह प्रोसेस रेगुलर चलता रहता है। इसका आशय यह है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। देखना, धनिक आदमी के बेटी ज्यादा रहते लेकिन बेटा सिंगल रहता है, लेटेस्ट दूगो रहेगा, नहीं तो कम नहीं रहेगा, वो नहीं होता रहता है, समझ गया? वो हो जाता है अजीब है। धनिक आदमी को पता नहीं बीमार वैन क्या रहता है, क्या क्या रहता है, धनिका सब गाली देते हो, देखते ही तो पता। उच्चतम प्रति व्यक्ति आय और न्यूनतम प्रति व्यक्ति है अधिक बचत। उच्चतम प्रति व्यक्ति आय में देखो, गोवा में अधिक बचत, अधिक विनियोग, ऊंचा पूंजी निर्माण, और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय में कम भी तो न्यूनतम बचत कनिए बचतो, आधा कनिया के लिपस्टिक झुमका उमका में चल देतो, और निम्न पूंजी निर्माण, कम में पूंजी बनतो तो कम में पैसा रहतो, कुछ कर जाता छोटे के दुकान, इस प्रकार से होता है। अब बता रहे हैं भारत के सभी 28 राज्य, भारत में कितने राज्य है?
ध्यान रखना इस बात को, नहीं होता तो लिख लो, भारत में 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? किताब के माध्यम से पढ़ो अभी, है ना, 7 है। रीडिंग देख के आया करो, कल से रीडिंग देख के आओगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं होगा तब, है ना, कुछ और हो सकता है उपाय। 7 केंद्र शासित प्रदेश से में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ का है तथा इस मामले में उसका शीर्ष स्थान विगत 5 वर्षों से बना हुआ है। देश के आय के मानक को निर्धारण करने वाली संस्था, हेलो ध्यान दीजिएगा, देश के आय को निर्धारण करने वाली संस्था जिसे डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश नाम है, अब तो इंग्लिश ज्यादा यूज होता है ना, कहते हैं। चलो लिखो तो इसको, देश के आय के मानक को निर्धारण करने वाली संस्था का नाम क्या है? देश के 4 नंबर क्वेश्चन, देश के आय को निर्धारण करने वाली संस्था, निर्धारण करने वाली संस्था का नाम क्या है? निर्धारण करने वाली संस्था का नाम क्या है? निर्धारण करने वाली संस्था का नाम क्या है? हो गया क्वेश्चन? चलो आंसर लिखो, आंसर में लिखो, इंग्लिश में लिखा देते हैं, इंग्लिश में लिखा दें, इंग्लिश लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश लिख सकते हैं परीक्षा में, हिंदी इंग्लिश फेंट के लिख सकते हैं और अच्छा नंबर देता है, इंग्लिश में लिखा देते हैं, हिंदी में हमारा अजीब लगता है। डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब सांख्यिकी होता है, स्टैटिस्टिक्स, डायरेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो बताइए कि देश के आय के निर्धारण करने वाली संस्था का नाम क्या है? डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ो अपना लोग, अजीब दीदी है, क्या पढ़ोगे? स्टैटिस्टिक्स, बोलो तो हेपाटाइटिस, पता चला हेपाटाइटिस, चलो ठीक है। उनके अब देखो, इसके द्वारा 16 सितंबर, हेलो ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा 16 सितंबर 2008 को जारी किए गए इन आंकड़ों के अनुसार सन 2006 से 7 में चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 70,361 रुपया रही, है ना, वहां पर प्रति व्यक्ति आय कितना था चंडीगढ़ में? 70,361 रुपया। जबकि देश के केवल 28 राज्य की चर्चा करें तो इनमें सर्वाधिक प्रति आय वाला राज्य गोवा व दिल्ली को बताया गया है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन? पहले गोवा तब दिल्ली। निदेशालय के ताजा आंकड़ों में गोवा में प्रति व्यक्ति आय 54,850 रुपया था, दिल्ली में यह 50,565 रुपया बताई गई, तो 54 वाला ज्यादा ना, तो पहले गोवा फिर दिल्ली। और तीसरे स्थान पर इस बार हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया, पंजाब को हरियाणा क्या कर दिया? पीछे छोड़ दिया। 2008 से 9 में बिहार में
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO है ना के अनुसार 11.3% राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुआ। किसका? बिहार में केंद्रीय सांख्यिकी के संगठन के अनुसार प्रतिशत राष्ट्रीय आय में वृद्धि 11.3%, जो गुजरात 11.5% के बाद दूसरा है। देखो पूरे देश की आमदनी में वृद्धि कितना हुआ? 11.03, अकेले गुजरात में 11.05% है दूसरा स्थान। इस तरह अब बिहार का पिछड़ापन का चोला है ना, चोला त्याग कर विकास की ओर उन्मुख हुआ। अभी बिहार वाला का भी दिमाग में बत्ती थोड़ा थोड़ा जलने लगा है, लेकिन अभी चुकभुकिया वाला है, डायरेक्टे वाला बड़का वाला नहीं आया है। धीरे धीरे वेपर लाइट भी जलेगा, जब लात लगेगा तब बात समझ में आएगा। तो यहां तक हमने कंप्लीट किया। आओ कुछ और जानते हैं। निदेशालय की इस रिपोर्ट के अनुसार सन 2008-9 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया है, जबकि बिहार का प्रति व्यक्ति आय सन 2005-6 में 6,610 रुपया है, क्योंकि 6,610 रुपया प्रति, तो 25,000 है ना अंतर। और गोवा में 54,000, कितना का डिफरेंट है। बिहार के कुल कितना जिला है बिहार में बताइए तो? कुल 38 जिलों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना एवं न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय शिवहर जिले का है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति है बिहार में किस जिले का? पटना का। लिख दो, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय बिहार में किस जिला का है? नंबर होगा 5। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय बिहार में किस जिला का है? सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय बिहार में किस जिला का है? सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय बिहार में किस जिला का है? बिहार में किस जिला का है? आंसर में दे देना पटना। हेलो, आंसर में पटना हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लिख लो। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार में, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार में किस जिले का है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार में किस जिले का है? शिवहर। आंसर में देना शिवहर। तालम स हर्षिकार वह शिवहर हो गया। तो आज हम राज्य के आंकड़ा पढ़े। राज्य में जो है आमदनी कैसे कैसे है, कौन राज्य अधिक आमदनी वाला है, कौन राज्य कम आमदनी वाला है। यहाँ तक बिहार राज्य में किस जिला का ज्यादा प्रति व्यक्ति आय, किस जिला का कम है। तो आज के सेशन में क्या समझ में आया कि राज्य के बारे में पढ़े, आमदनी के बारे में समझ गया। तो आमदनी सबसे अधिक किसका है? गोवा का है प्रति व्यक्ति आय, उसके बाद दिल्ली हरियाणा। बिहार का सबसे कम है ना। उड़ीसा का सबसे पहले कम है, तब 2 नंबर में बिहार का आता है। उसके बाद जो है पूरे देश का अभी ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ माने आगे बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रहा है। 11.3 उछाल मारा है, बिहार भी उछाल मारा है। तो इस तरह से भगजुगनी जगह थोड़ा थोड़ा व्यक्ति जला है बिहार वाले के दिमाग में भी। कभी जरूरत पड़ेगा तो वेपर लाइट भी जलेगा, लेकिन प्रयासरत ऐसे ही रहेगा तब। वैसे बिहार में जो है सबसे अधिक प्रति व्यक्ति है पटना जिला का है, सबसे कम प्रति व्यक्ति है शिवहर का है। हम राज्य के बारे में आज बताएं आंकड़ा, कल के सेशन में बताएंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। धन्यवाद। आज की क्लास कंप्लीट।